Good morning, friends. I'm Vinod Rawat, and you are watching me on Rawat Classes जोधपुर. आज मैं आपके सामने सेंटेंस करेक्शन की एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ. लेट अस डू इट. इसमें पहला सेंटेंस है, Nobody can prevent me to choose what I want to do. तो इसमें एक गलती क्या है बच्चों? थोड़ा आप कोशिश करो और सेम तरह के सेंटेंस को और ढूंढो और मिलेंगे आपको पढ़ने में, अखबार में, मैगजीन में, ठीक है, बुक्स में. ये प्रिवेंट का इस्तेमाल गलत हो गया. प्रिवेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जो फ्रेज बनता है, इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूँ कि आप हमेशा वर्ब्स की फ्रेज बनाना सीखो. इसकी फ्रेज बनती है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है. ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे इस्तेमाल किया टू प्रिवेंट समबडी टू डू समथिंग, ये रॉन्ग हो जाता है. तो प्रिवेंट का यूजेस कैसा है? करेक्ट. प्रिवेंट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रिवेंट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. ये इसका करेक्ट यूज है, ठीक है. तो इसको सही करने के लिए क्या बोलोगे? नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम चूजिंग व्हाट आई वांट टू डू. इस सेंटेंस को मैं करेक्ट लिख देता हूँ. इसकी वजह आप लिखो नोबडी कैन प्रिवेंट मी टू चूज की जगह फ्रॉम चूजिंग, ठीक है. तो इसका आप ध्यान रखना. इसका फ्रेज जो बनता है वो है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग. नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम एंटरिंग दिस बिल्डिंग. नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, ठीक है. बाहर विदेश जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है. नेक्स्ट में आइए. आई होप कि सबको समझ आ गया बच्चों. तो ये जो मैंने यूजेस दिया ध्यान रखना, जो करेक्ट यूज है ये है, ठीक है. मैं इसको रेड से भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है. सेकंड सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक बहुत शानदार कंसेप्ट है. द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन योर बिहाफ. नाउ ऑन योर बिहाफ का अर्थ होता है तुम्हारी ओर से जिस आदमी में मैंने पैसा खर्च किया. टर्न आउट का मतलब निकलना होता है कि वो तो छोड़ निकला. ये टर्न आउट टू बी. एक तो फ्रेज भी आपको आनी चाहिए, लेकिन उसको छोड़ो. अभी फिलहाल इसमें देखो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है. ये जो ऑन योर बिहाफ है ना बच्चों, ये अलग से यूनिट है एक, ठीक है. और ये सेंटेंस अधूरा है. अगर मैं ऑन योर बिहाफ को हटा दूं और मैं अगर ये कहूं कि जिस आदमी मैंने पैसा खर्च किया तो चोर निकला. द मैन आई स्पेंड द मनी, नहीं, द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन बोलना पड़ेगा. नहीं समझे आपका? पता नहीं समझ आया कि नहीं आया. ऑन योर बिहाफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है. मैं इसको इसने पहले लिखता हूँ आपको, जो गौर से देखो आपका. द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन योर बिहाफ टर्न आउट टू बी अ थीफ. तो चोर निकला. अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन योर बिहाफ जो है ना आपका, ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आपकी ओर से. आप किसी शादी में गए तो किसी ने पूछा, आप नहीं, पापा की तरफ से मैं आया हूँ. आई कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर. ऑन समबडीज बिहाफ मीन्स किसी और की ओर से, है ना. अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन. यहाँ पर एक ऑन लगाना पड़ेगा आपको. अब ये सेंटेंस ठीक हो गया. तो ये सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब मनी के बाद में ऑन लगाओगे. द मैन आई स्पेंड द, मैन को थोड़ी खर्च किया आपने. द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन. अब आपको और लिखना पड़ेगा ऑन योर बिहाफ. अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना. मैं और भी इसके आपको बाद में एग्जाम्पल दूंगा इसके खूब सारे. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है. तो ये जब तक ये ऑन नहीं लगाओगे ना आप, एक और एडिशनल, क्योंकि ये इसको पूरा करता है इस सेंटेंस के पहले पार्ट को. अगर ऑन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है. और इसका अर्थ हो गया वो आदमी जिस पर मैंने पैसा खर्च किया. द मैन आई स्पेंड द मनी नहीं होगा ना, द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन, ठीक है. और फिर ये ऑन योर बिहाफ दूसरा फ्रेज है. यहाँ पर आपको ऑन एक ऑन तो इस सेंटेंस की पूर्ति के लिए है. यहाँ तक एक पार्ट है. ऑन योर बिहाफ दूसरा पार्ट है, आपकी ओर से, ये दूसरा पार्ट है. और वो चोर निकला, ये तीसरा पार्ट है. तो अलग अलग पार्ट हैं. ये पार्ट अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है.
तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, कभी कभी मेरे सामने ये चुनौती रहती है, जब मैं कभी देखता हूँ दूसरे वीडियो, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक उसमें सेंटेंस करेक्शन दे रखे होते हैं, जो आपका मतलब सो आपका 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो सेंटेंस करेक्शन भी ऐसे होने चाहिए जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। एक होता है बच्चों सिंपल, एक होता है सिंपलिस्टिक। वैसे इसका मीनिंग नेगेटिव है। सिंपलिस्टिक का अर्थ होता है बहुत ही घटिया, सिंपल का मतलब साधारण, ये फ़र्क है। एनीवे, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट ही इज़ अ सुटेबल मैन फॉर दिस जॉब। अब इसमें एक कंसेप्ट है, अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है ना आपका, और उसमें प्रीपोजिशन आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन के बाद में, जनरली तो एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है ना, तो कॉमन कोलोकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर बाद में प्रीपोजिशन आता है, तो उस कंडीशन में इसका जो अगर कब, ये आपने ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद में प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद में प्रीपोजिशन आता है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर हो जाएगा नाउन प्लस एडजेक्टिव और प्लस आपका प्रीपोजिशन। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज अ फेमस सिटी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कहना अगर हो कि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए एक फेमस सिटी है, या ये मिठाई के लिए फेमस सिटी है, चाहे ना पतंगों के लिए फेमस सिटी है, तो अगर मैं ऐसे कहूँगा दिस इज अ फेमस सिटी फॉर काइट्स, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। इसका ऑर्डर हो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, बाद में प्रीपोजिशन आया, और मैंने ऊपर क्या लिखा है, अगर बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है बच्चों, तो इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाना पड़ेगा। तो इसको सेंटेंस ठीक करो, कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे दिस इज अ सिटी फेमस फॉर काइट्स, स्वीट्स, जो भी आप कहना चाहें। आप इस सेंटेंस पाओ, तो ये क्या हो जाएगा सही इसका, एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट ही इज अ मैन सुटेबल फॉर। तो कौन से पार्ट मैंने ये करेक्शन सेंटेंस तो दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन ये बताना भूल गया इसका आंसर क्या है। तो मुझे लगता है कि आप इसको पता कर ही लोगे कि मैं इसको हाईलाइट करूं। नोबडी कैन प्रिवेंट मी टू चूज की जगह फ्रॉम चूजिंग। कौन से पार्ट का एरर है इसमें, बी पार्ट में एरर, इसका आंसर क्या जाएगा बी। ये इतना कर लोगे मेरे ख्याल से बच्चों आप ना। इसी तरह से द मैन आई स्पेंड द मनी ऑन योर बिहाफ, ये बी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का बी। चलो मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट ही इज अ मैन सुटेबल फॉर। और बच्चों इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि जब तक आप इंग्लिश को बोलोगे नहीं, जबान पर नहीं चढ़ाओगे, अगर आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर इसको फ्लो के साथ बोलोगे ना आपका, तो गलत सेंटेंस आपको अटपटा लगेगा। तो ये इंग्लिश पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है जो ग्रामर के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से, फ्रेज के हिसाब से, ईडियम के हिसाब से, वोकैब के हिसाब से, ग्रामेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से करेक्ट हो, तो उसको जोर से बोला करो, पता लग जाता है उसमें आपका। इसमें आपका कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, समझ गए ना आप। क्या होगा, एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट ही इज अ मैन, पहले आएगा सुटेबल बाद में, क्योंकि बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर, नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। फ्रॉम द लास्ट 2 months ईच ऑफ देम वाज, ये मेरे वाज तो मैंने गलत लिख दिया, ये हैज बीन एक्सपीरियंसिंग है, ठीक है, ठीक है। ये टाइपिंग गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक कर दिया है, ओके। अब कैसे पढ़ोगे इसको, फ्रॉम द लास्ट 2 months ईच ऑफ देम हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अवॉइडेबल मेंटल प्रेशर क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने ऐसा लोगों के दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, और उसको वो अवॉइड भी कर सकते थे। अवॉइडेबल का होता है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब इस सेंटेंस का जो टेंस है ना बच्चों, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, गौर से देखिए इसको, ठीक है। और ये जो आपने लिखा है फॉर द लास्ट 2 months, ठीक है ना, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके आगे फिर आपने फ्रॉम नहीं लगाना, इसको आपने फॉर लगाना है। और इंग्लिश में कई बार
ये जो टाइम का एक्सप्रेशन है इसको सेंटेंस के शुरुआत में भी लगा सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईच ऑफ देम हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अवॉइडेबल मेंटल प्रेशर क्रिएटेड विद द मैनेजमेंट फॉर द लास्ट 2 months। तो आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में जो आपका टाइम का पीरियड होता है, पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह शुड बी फॉर। ये जो पोर्शन है ये गलत है, ये ए पार्ट में एरर है, ठीक है। और ये होना चाहिए था फॉर द, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, फॉर द लास्ट 2 months, फ्रॉम द टू लास्ट मंथ्स नहीं, फ्रॉम द लास्ट 2 months नहीं। आई होप कि समझ आ गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और इसका रीजन क्या है मैंने बता दिया आपको। टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टाइम का फैक्टर लगाते हैं, 2 ही लगाते हैं, या तो सिंस या फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस लगाते हैं पॉइंट इन टाइम के लिए। टेंसेस में मैं आपको करा चुका हूँ ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट, ये सेम कंसेप्ट जो मेरे ऊपर कराया। द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट माई कमांड बिलोंग टू, अब आप समझ गए होंगे आप। एट माई कमांड का मतलब हो गया मेरे कहने से, ये अलग कंसेप्ट है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स, नहीं, बिल्डिंग आ गया ना तो थ्रो के साथ में एट लगाना पड़ेगा आपको। द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट, ये एट इस सेंटेंस का पार्ट है। अब जो दूसरा पार्ट था कि मेरे कहने पे, है ना, मेरे कहने पे, तो उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा एट माई कमांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल आपको एक और दिया है, इसको बहुत ध्यान से करना। समझ में बच्चों आया कि नहीं आया? ठीक है। द बिल्डिंग ही वाज थ्रोइंग स्टोन्स एट, इस सेंटेंस के पार्ट का हिस्सा है एट, ठीक है, ये एक पार्ट है। और एट माई कमांड का अर्थ हो गया मेरे कहने पर, मेरे आदेश देने पर। तो इसका कोई लड़ना नहीं है, इसलिए ये एट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का हिस्सा पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपने किसी को कहना हो ना जिस प्लेट से तू खा रहा है, तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अगला चैप्टर मेरा प्रीपोजिशन का भी वो शुरू करूंगा। द प्लेट यू आर ईटिंग थोड़े होगा, प्लेट थोड़ी खा रहे हो आप। अगर आपने कहना हो कि जिस प्लेट से तू खा रहा है ना, जिस प्लेट में तू खा रहा है वो मेरी है, तो मैं कैसे कहूँगा? ऐसे कहूँगा द प्लेट यू आर ईटिंग, ये तो ये हो गया, तो प्लेट खा रहा है। आपको बाद में लगाना पड़ेगा फ्रॉम, अब आगे लगाना पड़ेगा इज माइन। तो कभी कभी इंग्लिश बच्चों बोल लिया करो, ये इंग्लिश ये देखने से और पढ़ने से नहीं आती है, ये हमारा दुर्भाग्य है। पढ़ते नहीं हम, बोलते भी नहीं। आप सेंटेंस को बोला करो, बोलो इसको कि द प्लेट यू आर ईटिंग फ्रॉम इज माइन, जिस प्लेट से तुम खा रहे हो मेरी है, यानी मेरी ड्यूटी है वो, मैं उसमें खा रहा था। और इसमें अगर फ्रॉम हटा दूँ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वो प्लेट तुम खा रहे हो, तुम प्लेट खा रहे हो, तो आपको फ्रॉम लगाना निहायत जरूरी है। ठीक इसी तरह से द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स, नहीं, बाद में एट लगाना पड़ेगा, थ्रो एट, ठीक है। आप तो ये सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन से हैं, आप इसको भी ये भी कह सकते हो ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट अ बिल्डिंग। लेकिन चूंकि इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है तो एट आपको स्टोन्स के बाद में लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप द बिल्डिंग ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? द प्लेट यू आर ईटिंग फ्रॉम इज माइन, जिस प्लेट से तुम खा रहे हो वो मेरी है। द ग्लास यू आर ड्रिंकिंग फ्रॉम इज माइन, है ना, ठीक है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में हो गया आपका? बी पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट हैं ये, तो आप बच्चों आपको बता रहा हूं। ये भी सेम इसी प्रकार का है। देखो आप देखो, ही इज अ प्राउड मैन ऑफ हिज हेरिटेज, नहीं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। हेरिटेज उसका क्या कहते हैं? हेरिटेज को, जो आपका नाम है, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो वो है, हम कहते हैं ना हेरिटेज, है ना। आपका हेरिटेज वो चीज़ होती है जिसको आप बिलोंग करते हो और उसका नाम है। तो वो अपने हेरिटेज को, मतलब मैं किस पुरखों का, मेरे पूर्व में किन पूर्वजों का या किन पुरखों का मैं वो हूँ, बेटा हूँ या पड़पोता पोता जो भी है ना आपका। तो सेम हो गया। देखो आपका, अगर ये एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है और बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है,
तो आपने बस इसका नाउन, इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। ही इज अ मैन प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज। इसलिए मैंने इसको काफ़ी आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं इसके, आपका ध्यान रखना। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सेंटेंस कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, ही इज अ मैन। अब लिखना है प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज, ठीक है? प्राउड मैन ऑफ हिज हेरिटेज नहीं, इज अ मैन प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज। और हेरिटेज का तो होता है कि जिस परिवार से आप निकले हो, दैट इज योर हेरिटेज, ठीक है ना? अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है? तो ये जो पहले पार्ट में इसका एरर है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी में बच्चे मार खाते हैं और ढंग से पढ़ने को भी नहीं मिलता कई बार, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें देखो, आपका इसमें तुम्हारी एक चीज़ सीखने की ये भी है, डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स, अगर कोई आदमी डायर स्ट्रेट्स में है तो बहुत वित्तीय संकट में है, और इस फ्रेज में भी ये एस लगाना आपने, अगर ये डायर स्ट्रेट होता तो यही गलती हो जाती। जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? डायर स्ट्रेट नहीं होता है, क्या होता है ये भी सीखना आपने, इसको अलग से नोट करो, और किसी कंट्री के लिए, किसी आदमी के लिए, कंपनी के लिए, किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते। दिस कंपनी इज इन डायर स्ट्रेट्स, इसकी वित्तीय जो कंडीशन है बहुत खूब बुरी है। मैं आपको डिक्शनरी में भी दिखा देता हूँ इसको, ठीक है? और ये डायर स्ट्रेट कभी नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, इज ऑलवेज डायर स्ट्रेट्स। ये देता हूँ आपको, देखो आपको हालांकि ये करेक्शन है नहीं, ये तो ठीक ही है, इसमें तो करेक्शन कुछ है ही नहीं, अभी आगे होगा करेक्शन। तो सो मेनी कंपनीज आर इन सच डायर या डिफिकल्ट स्ट्रेट्स, स्ट्रेट नहीं, हाँ पहले कह रहा हूँ आपको, दैट द प्राइसेस हैव कम राइट डाउन। तो ये प्राइसेस का मतलब उनके शेयर की मार्केट में कीमत घट गई होगी, तो शेयर की कीमत घटेगी तो उनकी अपनी भी पूंजी घट जाएगी, ठीक है? तो ये स्ट्रेट से, ये आपने याद रखना है, एडिशनल पॉइंट है। लेकिन ये तो ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई पंगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं गलती कौन से पार्ट में है। He was in dire straits and decided to ask his friend that if he could lend him some money. मोटा मोटा देखो ट्रांसलेट करते हैं ना, तो ट्रांसलेशन तो ठीक हो गया इसका, लेकिन इसमें गलती तो है। गलती ये है बच्चों कि आप जो किसी को पूछते हो, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड आस्क, इसके बाद में आपने दैट का प्रयोग नहीं करना। आस्क के बाद में या तो इफ का क्लॉज आएगा या WH फैमिली का क्लॉज आएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड कम। दैट का प्रयोग तो नहीं होगा ना आपका, इसी पार्ट में रहे। दैट इफ एक साथ में इस्तेमाल नहीं होंगे। और गेटिंग पॉइंट, ये गलत हो गया, ठीक है? तो ये सी पार्ट में आपका एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप समझे या नहीं समझे, ये सी आपका एरर है, ठीक है? मेरी बात समझ गए ना बच्चों? अगर आप किसी को पूछ रहे हो ना, तो पूछने के बाद में इनडायरेक्ट सवाल आता है। इनडायरेक्ट सवाल का अर्थ हो गया कि जो या तो इफ से शुरू होगा या WH फैमिली से शुरू होगा, ठीक है? अगर आपको कहूँ उसको पूछ, उसने खाना खा लिया, तो कैसे कहोगे? मैं आपको कहूँगा आस्क हिम इफ, दैट थोड़ा लगाओगे, इफ ही हैज ईटन, ये बोलोगे ना आपका। उसको पूछो उसने खा लिया है क्या? मैं उसको पूछ रहा हूँ कि वो कल कहाँ था, तो कैसे कहोगे? आई एम आस्किंग हिम वेयर ही वॉज यस्टरडे, कल कहाँ था। तो आज अगर वर्ब आप पूछ रहे हो, आज पूछने के लिए होता है, ठीक है? तो इसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए तो इफ का प्रयोग करना पड़ेगा WH फैमिली का। ये कंसेप्ट है, समझ आ गया बच्चों? इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग गलत था। तो जो एरर है वो सी पार्ट में है। और ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहना दैट आपको बी पार्ट के नजर आ रहा है तो बी बता दो, ये भी गलती कर देते बच्चे। ये पीछ सेंटेंस के टुकड़े के पीछे लगा हुआ पार्ट है, तो इसका मतलब बी किसको बिलोंग करता है, कौन से पार्ट को? इस पार्ट को, याद रखना। और ये दैट वाला किसको पार्ट को बिलोंग कर रहा है? सी पार्ट को, ये भी याद रखना। इसमें भी कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा हाँ, पता गलती पता कि दैट आंसर क्या है? बी। क्यों बी क्यों कर दिया? पास में बी दिखाई दे रहा है। इस बात के भी सावधान रखना आप लोग। चलिए आगे चलिए आप। और ये मैंने बताया आपको, उसको ध्यान रखना, इज ऑलवेज स्ट्रेट्स, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ठीक है? इसके और मीनिंग भी होते हैं, बाद में बताएंगे। वो क्या फंस जाऊँगा मैं।
ठीक है, आई आस्क्ड हिम रादर हेजिटेटिंगली, बड़े हिचकिचाते हुए मैंने उससे पूछा, ठीक है। वाई का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आज के बाद में जो वाई का इस्तेमाल है ये तो ठीक है, लेकिन जो वाई का आपने क्लॉज बनाया ना बच्चों, ठीक ना, ये गलत हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होता, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नेवर इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, तो वो कभी भी प्रश्नवाचक फॉर्म में नहीं। प्रश्नवाचक फॉर्म में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। डिड का लगाया आपने, इससे पहले इन्वर्जन हो गया। ये कब होगा? ये सवालों में होता है और दूसरे में भी होता है कई जगह। मैंने अभी आपको एक वीडियो डाला है डिटेल के अंदर, बहुत डिटेल में, 3 पार्ट में। कोई नहीं पढ़ाएगा 3 पार्ट में, आप बता रहा हूँ। आप ये बच्चे देखते नहीं, वो इंपॉर्टेंट समझते नहीं उसको, तो मैं क्या करूँगा आपको? मैं कुछ नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होता। अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, किसी को मैंने कहा रहते हैं उसने तेरे पूछा मैं क्यों नहीं आया, तो मैंने आपको कहा डिड ही आस्क व्हाई डिड आई नॉट कम, व्हाई डिड आई नॉट कम। ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहा हूँ क्योंकि मेन क्लॉज हो सकता है, जो मेन क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव हो सकता है। ये वाई वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। तो क्या लिखना चाहिए था आपको? करेक्ट। ये तो इनकरेक्ट है। ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। तो आपको कहना चाहिए था डिड ही आस्क व्हाई आई डिड नॉट कम। ये वाई का वे हो रहा है, व्हाई आई डिड नॉट। अभी ये ठीक हो गया बिल्कुल। आप प्रश्नवाचक लगेगा क्योंकि मेन क्लॉज आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए व्हाई डिड ही नॉट इन्फॉर्म की जगह होना चाहिए था व्हाई ही डिड नॉट इन्फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट में आ रहा है एरर? आपके बी पार्ट में एरर है। आंसर इज बी। आई होप कि आपके समझ में आ गए बच्चों। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट है ये, ठीक है। आगे चलिए 9वें पे। वी प्लेड वेल विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हम अच्छा खेले। बट इफ यू वुड हैव सस्टेन द प्रेशर, ये भी फ्रेज आना चाहिए, सस्टेन द प्रेशर, यानी प्रेशर को, दबाव को बना के रखना। अपोजिट टीम पे अगर हम दबाव को बना के रखते हैं पिछले 10 मिनट के दौरान, फॉर द लास्ट 15 मिनट्स, वी वुड हैव वॉन द मैच। ये सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस इसमें एक बीच में है, ये वाला जो है कंडीशनल पार्ट, यहाँ वाला पूरा है ना आपका। तो कंडीशन में हमने सीखा है कि अगर ऐसी कंडीशनल है जो सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को दर्शाती है, जो होना तो हो गया ना, आप जीते कि हारे, अब हारे तभी तो ऐसे कह रहे हो आप, तो मैच तो खत्म हो चुका कि चल रहा है? मैच खत्म हो चुका है। तो ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो जो चेंज नहीं हो सकती, इसको कहते हैं सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ये जो सेंटेंस है सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है असंभावना की स्थिति। सिंपल भाषा में इसका अर्थ होता है ऐसी स्थिति जो आप बदल नहीं सकती, जो क्योंकि जो होना था हो गया। आप 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट में अपोजिशन टीम पे प्रेशर बना के नहीं रख पाए, ठीक है, और बना के रखते तो हम जीत जाते। इसका मतलब आप हार चुके हो, तो कोई चीज़ हो चुकी है उसके बाद की बात कह रहे हो। तो ऐसे में अपन क्या कहते हैं, ऐसे में इफ क्लॉज में ऐसा, ऐसी सिचुएशन में इफ क्लॉज में ऐसा पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है। इफ क्लॉज क्या दर्शाता है? कंडीशन, शर्त। ये सेंटेंस कंडीशनल होता है इफ क्लॉज। तो ये हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। और जो इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्लॉज, यानी जिसको अपन मेन क्लॉज भी कह सकते हो, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज कहते हैं रिजल्ट क्लॉज, जिसमें उसका परिणाम होता है। तो इसमें अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? ये तो बहुत कॉमन है। इसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों अपन वुड हैव, कुड हैव और या माइट हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। इस सेंटेंस को अगर मैं दोबारा लिखूं तो क्या कहूँगा आपको? ऐसे लिखता, वी प्लेड वेरी वेल विदाउट डाउट।
इसमें शक, बिल्कुल शक नहीं है कि हम अच्छा खेलें। बट इफ़, कई बच्चों को बट और इफ़ में भी पंगे फंस जाते हैं। इफ़ आपका कंडीशनल है और ये बट का जो बाद का पार्ट है वह ये है, ठीक है ना, आपका बट वी वुड हैव वॉन द मैच। बट इफ़ वी वुड हैव की जगह इफ़ वी हैड सस्टेन मीन्स मेंटेन्ड द प्रेशर ऑन द अपोजिट टीम, ऑन द अपोजिट टीम। अब बिल्कुल सेम वही आपका फॉर द लास्ट 15 मिनट्स। अब ये सर करेक्ट हो गया। वी वुड हैव won the मैच, तो मैच जीत जाते। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है जो अब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। इसको इसलिए इसका नाम दिया गया है सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इसको जाहिर करता हो अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। एक लड़के ने एग्जाम दिया और फेल हो गया, तो पास होने की संभावना समाप्त हो गई ना। तो आप क्या कहेंगे उसको? तो ये तो कहेंगे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ये तो कहोगे ना आप। दोनों तरफ वुड हैव का थोड़ी प्रयोग करोगे, इसमें दोनों तरफ वुड हैव का प्रयोग देखो। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गलत हो गया, दिस रॉन्ग। तो इफ वाले क्लॉज में जो इफ क्लॉज है इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसके बी पार्ट में एरर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप कि इट इज क्लियर बच्चों, है ना। 10वां, इफ वी डू नॉट यूज एनी पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली और कंटिन्यूअली। कंटिन्यूसली में लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार लेकिन बीच में रुक रुक कर, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग आवर ब्रेन और माइंड। इस सेंटेंस का यहाँ तक टुकड़े का अर्थ है कि अगर हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को, चाहे वो ब्रेन हो या माइंड हो या और कुछ भी हो, उसको लगातार या लगातार बीच में रुक रुक कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट बिकम्स अ वेस्टिजियल। गलती ये होगी बच्चों, कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। इसके आगे ए हटा दो, सेंटेंस ही हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। वेस्टिजियल आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के थोड़े आप आर्टिकल लगाओगे, ये एडजेक्टिव है। तो ए हटा दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी पार्ट में है। अब वेस्टिजियल क्या होता है? इसका नाउन बनता है वेस्टिज, किसी बड़ी चीज का छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, बड़ी चीज का छोटा पार्ट। अगर माइंड इस्तेमाल नहीं किया आपने तो माइंड छोटा हो जाएगा। इंसान के पूंछ थी, इस्तेमाल नहीं किया हमने तो धीरे घटते घटते हजारों सालों में जाके लाखों वर्षों के बाद में पूंछ आपका एक, उसका एक वेस्टिज हमारी टेल बोन पे है। तो वेस्टिज का अर्थ होता है किसी भी बड़ी चीज का छोटा सा सिंबल, प्रतीक, दिखता नहीं है वो, उसको वेस्टिज कहते हैं, ठीक है। और वेस्टिज नाउन है और उसका एडजेक्टिव होता है, ये नाउन है वेस्टिजियल। तो उसके आगे एक का प्रयोग गलत है, ये इसमें ये सही ये होगा। मैं चलो लिख भी देता हूँ इसमें दोबारा, ये गलत है, कुछ नहीं करना, ये हटा दो, ये ठीक हो गया। नाउ दिस सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल नो एरर हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आया बच्चों। इसी तरह से मैं आपके सामने ये 10-15 के एक्सरसाइज लाता रहूँगा। इनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। आप भी कमेंट सेक्शन में बोलना आपको समझ में आया या नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आए, ठीक है। और खुद भी आप ऐसे सेंटेंस बना के उनको याद करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।